बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम शिवपाल और दूसरे का नाम रामपाल था। दोनों बचपन के अच्छे दोस्त थे और उनके बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। शिवपाल बहुत मेहनती किसान था। हर दिन सूरज उगने से पहले उठ जाता था। और दूसरी ओर रामपाल बड़ा आलसी था, जो दोपहर तक सोता रहता था। पार्वती, मैं खेतों में जा रहा हूँ। तुम मेरा खाना बांध दो, मैं खेतों में जाकर खा लूंगा। आज खेतों में ज्यादा समय लग जाएगा मुझे। आज मैं वहीं पे खा लूंगा। जी, मैंने आपका खाना पहले से ही बांध के रख दी हूँ। ये लीजिए आपका खाना, समय निकाल कर खा लेना। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। बच्चों को स्कूल छोड़ाना जल्दी। आप बच्चों की चिंता मत करो, मैं उनको अच्छे से छोड़ाऊंगी स्कूल। आप अच्छे से काम निपटा लेना और हो सके तो आज जल्दी घर आ जाना। दूसरी ओर रामपाल बिस्तर पे सोया हुआ था। उसकी पत्नी ये सब देखकर कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। कैसे भी हिम्मत करके रामपाल को बोली। वो जी, सुनते हो? आज आपको खेत में नहीं जाना है क्या? सूरज सर पे आ गया है। उठना नहीं है क्या आपको? इतना सारा काम पड़ा है। तुम अभी तक सो रहे हो? अरे क्या हुआ भाग्यवान? तुम क्यों इतने सुबह को चिल्ला रही हो हमें? चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं, देखो तो सूरज सिर पे चढ़ गया है। एक तुम हो जो बिस्तर से उठने का नाम ही नहीं ले रहे हो। खेतों पे नहीं जाना है क्या? अरे भाग्यवान, मैं चला जाऊंगा, तुम क्यों परेशान हो? और इतनी भी कहाँ जल्दी है? खेत कहाँ चला जा रहा है? जी, आप अपना काम समय पे कर लीजिए। इतना आलस मत कीजिए, वरना एक दिन आप हम सबको बहुत पछताना पड़ेगा। हाँ, अच्छा ठीक है। अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब मुझे उठने तो दो। हाँ ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ, आप खा लीजिए। सारा काम वैसे ही पड़ा है। खाने में बस दाल चावल ही है क्या? क्या आपको पकवान बना के दूँ? रोज रोज अच्छा अच्छा बना के खिलाऊं? अब तुम ताना मारना छोड़ दो, ये बताओ सब्जी बनाई हो कि नहीं? हाँ जी, सब्जी तो तब बनाऊंगी ना, जब आप काम करके पैसे ला कर दोगे। पिछली बार के कुछ पैसे बचे हुए थे, उसी में से हमने ये सब लाई हूँ। और आपको सब्जी खाना है तो जाकर मेहनत करो और सब्जी उगाओ। हाँ हाँ, इसको बोलने से तो अच्छा है मैं दाल चावल ही खा लूं। अच्छा ठीक है, अब मैं खेतों में जा रहा हूं। रामपाल जल्दी से खेतों की ओर चला गया। अरे अरे शिवपाल भाई, थोड़ा सा तो आराम कर लीजिए। बाद में पूरा दिन काम कर लेना। हाँ हाँ रामपाल भाई, थोड़े से ही खेत बचे हैं। बस बाकी सब हो गया है। उसे भी आज ही जोत लूंगा मैं, ताकि कल से मैं इसमें अनाज का ब्याह बो सकूं। कितनी कड़ी धूप है, तुमको तो बहुत मुश्किल हुई होगी ना काम करते करते इस मौसम में। एक काम कर लूं, पहले आराम कर लेता हूं, फिर आराम से खेत जोत दूंगा। रामपाल एक पेड़ के पास जाकर कुछ देर के लिए आराम करने लगा। सुबह से काम करते करते मैं थक सा गया हूँ। चलो पहले पेट पूजा कर लेता हूँ अब मैं। जैसे शिवपाल खाने को बैठा ही था, तभी उसके पास एक साधु महाराज आए उसके पास। अरे बेटा, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। कुछ खाने को दे दो। मैं कई दिनों से भूखा हूँ और गांव गांव भटक रहा हूँ खाने की तलाश में। साधु महाराज, आज तो मेरे पास ज्यादा कुछ खाने को नहीं है। बस थोड़ी सी रोटी और सब्जी है, आप खा लीजिए। हम घर जाकर खा लेंगे। शिवपाल के पास कौन आ गया है? लगता है कोई साधु बाबा है। चलो चल के देखते हैं। रामपाल कुछ समय में साधु बाबा के पास पहुंच गया। प्रणाम साधु बाबा। खुश रहो बच्चा, तुम्हारा कल्याण हो सदा। साधु महाराज, मैंने आपका आसन लगा दिया है। आप यहाँ पे बैठ के खा लीजिए इत्मीनान से। पर बेटा, मैं तुम्हारा खाना खा लूंगा तो तुम क्या खाओगे? तुमने अपने बारे में सोचा है कि नहीं? बाबा आप चिंता मत कीजिए, मैं थोड़ी ही देर में घर जाकर खा लूंगा। आप संकोच मत कीजिए, ये खाना आप खा लीजिए। साधु बाबा, मेरी पत्नी भी अच्छा खाना बनाती है, एक बार खा के देखिए कैसा बना है। साधु बाबा ने दोनों का खाना खा लिए भर पेट। मेरी भूख शांत करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा, धन्यवाद करने की क्या जरूरत है? ये तो हमारा परम सौभाग्य है जो हमने आपको खाना खिलाए। हमें आपके सेवा करने का मौका मिला। बाबा हमें आशीर्वाद दीजिए,
इस बार हमारी फसल अच्छी और पैदावार हो जाए और हमारे परिवार सुख शांति से रहे। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद है। मेहनती किसान हमेशा सफल होता है अपने जीवन में। लेकिन आज मैं तुमको कुछ विशेष बताना चाहता हूं और कुछ विशेष देना चाहता हूं। साधु महाराज ने अपने झोले में से कुछ बीज निकाले और शिवपाल और रामपाल को दे देते हैं। दोनों ने ले लिए उस बीज को। साधु बाबा, ये किस चीज के बीज है? ये कोई विशेष फसल के है क्या, जो आपने हमें दिए हो? हाँ, ये कोई साधारण बीज नहीं है बेटा। ये जादुई बीज है। इन्हें खेतों में बो दो। तुमको ये वो देंगे जो तुम दोनों बहुत ज्यादा चाहते हो। हमें आपकी मुलाकात की बहुत आभारी थे। साधु बाबा, मैं इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा और इन्हें रोज पानी भी दूंगा। लेकिन ये इतनी जादुई है तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? हम तो आराम भी कर सकते हैं घर पे। अरे बेटा, एक चीज हमेशा याद रखना। जादू उसके लिए काम करता है जो मेहनत करता हो, और जादू उसको ही कदर भी करता है जो अपने आप में सख्ती रखता हो। लेकिन तुम उनकी देखभाल नहीं करोगे तो तुम्हें भी इनसे कुछ नहीं मिलेगा। हर दिन पानी देना और प्यार भी, तब जाकर आप दोनों को इसका फल मिलेगा। जी महाराज, हम आपकी बातें समझ गए। हम इन बीज को अच्छे से रखेंगे और देखभाल भी करेंगे। अच्छा बेटा, अब मैं यहां से प्रस्थान करता हूं। साधु बाबा से जादुई बीज प्राप्त करने के बाद शिवपाल और रामपाल घर लौटने लगते हैं। तभी रास्ते में दोनों आपस में बात करते हैं। रामपाल, ये जादुई बीज बहुत अनमोल है। साधु बाबा ने कहा है, अगर हम इन्हें प्यार और मेहनत से सींचे तो ये बहुत कुछ देगा। मैं तो कल ही जाकर बीज बोने वाला हूं। लेकिन ये तो जादुई है, तो हमें इतने मेहनत करने की क्या जरूरत है खेतों में? मुझे नहीं लगता है कि रोज पानी देने से कुछ खास असर होगा। ये खुद ही उग जाएंगे और हमें अच्छे अच्छे फसल देंगे। रामपाल, साधु बाबा ने साफ साफ कहा था, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन उसका फायदा उठाने के लिए हमें अच्छे से देखभाल करना होगा। मैं कोई जोखिम तो नहीं लेना चाहता हूं। मैं साफ साफ कह देता हूं। इसके बाद दोनों अपने अपने घर के लिए जाने लगते हैं। दोनों घर पहुंचकर सारी बात अपनी पत्नी को बताने लगते हैं। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान की भी ऐसे समय पर बड़ी कृपा है जो आपको साधु बाबा मिले आज। पार्वती, आप सही कह रही है। वो साधु महाराज भगवान से कम थोड़ी ना है। जैसा साधु ने कहा था, मैं वैसा ही करूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब से हम भी बहुत मेहनत करेंगे और बहुत सारी फसल लगाएंगे और हमको बहुत सारा मुनाफा होगा। हाँ जी, अब तो इंतजार नहीं हो रहा है। अब तो सुबह जाकर बीजों को बो देना है बस। हाँ भाग्यवान, ये बीज कहाँ भागे जा रहे हैं? कल सुबह ही जल्दी खेतों में जाकर बीज को बो दूंगा। अगली सुबह होते ही शिवपाल तैयार हो गया खेतों में जाने के लिए। आज खेतों में ज्यादा समय बिताऊंगा जो साधु बाबा ने बीज दिए हैं खेत में बोने को। मुझे लगता है इन बीजों की अच्छे से देखभाल की जाए, हमें अच्छा मुनाफा होगा। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप ज्यादा समय बिताएंगे। ये लीजिए आपका खाना, समय निकाल कर खा लेना। क्या आप अभी तक सो रहे हो? आज खेत में बीज नहीं डालने जाना है क्या आपको? और आप अभी तक सो रहे हो? आपने बताया था साधु बाबा ने जादुई बीज दिए हुए हैं। उठिए, उठिए, जल्दी उठिए। हाँ हाँ भाग्यवान, उठ रहा हूं। मुझे सब याद है। क्यों बार बार याद दिलाते रहती हो? जी, आप निश्चय होकर सो रहे हो। मुझे लगा आप भूल जाएंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं भूला हूं। मुझे सब कुछ अच्छे से याद है। बाबा ने क्या बोला है? तुम जाकर खाना लगाओ, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूं। खाना खाने के बाद रामपाल खेतों की ओर चल गया। दोनों अपने अपने खेतों में बीज बो देते हैं। कुछ ही देर बाद दोनों घर के लिए रवाना हो जाते हैं। जी, खेतों का काम अच्छे से हो गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं आई ना आपको? हाँ हाँ पार्वती, सब कुछ अच्छे से निपट गया है। मैंने बीजों को अच्छे तरीकों से बो दिया है और भरपूर पानी दिया हूं। कल सुबह उठकर खेतों में चला जाऊंगा देखने के लिए। आपने खेतों में बीज बो दिए हैं ना? हाँ हाँ भाग्यवान, मैंने सारे बीज हर एक कोने में अच्छे से बो दिए हैं। साधु बाबा ने जो बीज दिए थे उनको अच्छे से पानी डाल दिए हो ना? नहीं, आज मैं पानी नहीं डाल सका। बीज बोने में पूरा दिन चला गया। मुझे पानी डालने का मौका ही नहीं मिला।
मैं कल सुबह जाकर पानी डाल दूंगा। लेकिन साधु बाबा ने कहा था, उसकी देखभाल करना, नहीं करेंगे तो कैसे बढ़ेंगे फसल? तुम चिंता मत करो, वो एक जादुई बीज है, वो कभी भी खराब नहीं होंगे। तुम बेकार में चिंता करती हो। साधु बाबा ने कहा है, बीज जादुई है। मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं होता। तुमने शिवपाल भैया को देखा है कि नहीं? अपने खेतों में कितनी मेहनत करते हैं। तुम भी करोगे तो हमारी खेतों में भी अच्छी फसल आएगी उनकी तरह। अगली सुबह होते ही शिवपाल खेतों में पहुंच गया और हर दिन खेतों में पानी डालने लगा, अच्छे से देखभाल करने लगा, ऐसे सिंचाई की जैसे मानो कि उनका बेटा हो। दूसरी ओर रामपाल ने भी बीज को बो दिया था। उसने सोचा कि बीज तो जादुई है, इतनी क्या देखभाल करने की क्या जरूरत है। न खेत में पानी डाला, न ही सिंचाई की, कभी भी बस पूरा दिन आराम करता रहा। कुछ हफ्तों बाद शिवपाल के खेतों में हरी भरी फसल लहराने लगे। चारों तरफ लहरा रहे थे जैसे आज ही पक के तैयार हो जाएंगे। दोनों फसल को देखकर शिवपाल और पार्वती बहुत खुश हुए अपनी मेहनत पे। जी, ये तो सच में बहुत अच्छी फसल हुई है हर साल की तरह, और चारों तरफ लहरा भी रहे हैं। दोनों ने थोड़े से फसल को काट के एक जगह पे रख दिए। पार्वती उसी जगह पे वापस से देखने लगी। वो अचंभव में पड़ गई। हमने तो उसी जगह से फसल काटे हैं, फिर ये कहाँ से वापस उग गया? ये देखिए आप, ये तो सच में जादुई बीज है, कभी भी खत्म नहीं होगा फसल। हाँ हाँ पार्वती, ये बीज तो सच में जादुई है। हाँ जी, हमारा तो जीवन ही बदल गया अब तो। कभी भी भूखे नहीं रहेंगे और कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। दूसरी ओर रामपाल के खेतों में फसल तो उग गए हुए थे, लेकिन उसमें कोई भी फल नहीं आया और तो वो सब सूख चुके थे। रामपाल अपने खेत में फसल को देखकर अपनी किस्मत को कोस रहा था। अरे ये तो जादुई थे ना, फिर इनमें फसल क्यों नहीं है? लगता है साधु बाबा ने हमको झूठ बोला है। ये सब कैसे हो गया? ये तो जादुई बीज है, जबकि ये सब एक साधारण बीज है। तभी रामपाल की नजर शिवपाल के खेतों में पड़ी। उसके खेत हरे भरे लहरा रहे हैं, जिसे देख रामपाल शिवपाल के पास आता है। तुम्हारी फसल मुझसे इतनी सुंदर और अच्छी कैसे हुई? उस साधु बाबा ने मुझे नकली बीज दिए थे और तुम्हें असली। दोस्त, साधु बाबा ने हमको जादुई बीज ही दिए थे। उन्होंने कहा था कि इसे प्यार और अपने बेटे से भी अच्छे तरीके से देखभाल करना है, और मैं हर दिन पानी दिया, इसीलिए मेरे खेत में अच्छी और बेहतर फसल हुई है। मैंने तो तुमको कहा भी था अच्छे से खेतों की देखभाल करना, नहीं तो इसलिए शायद तुम्हारी फसल खराब हो गई। रामपाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे ये मैंने क्या कर दिया? बीज तो सच में जादुई थे, पर मेरी आलस की वजह से सब बर्बाद हो गया। ये सब मेरी गलती है। मैं भी अच्छे से काम करता, मुझे आज ये सब देखना तो नहीं पड़ता ना। ये कहानी हमें ये सिखाती है, मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। बहुत समय पहले सुंदरनगर नाम का एक छोटे से गांव में किशनलाल नाम का व्यक्ति, जो एक मेहनती किसान है, वो काफी चतुर और चालाक भी था। दूसरी ओर उसी गांव के मुखिया लल्लन सिंह जी उन गरीब किसानों को देख के जला करते थे। उन सब की वजह से मुखिया जी का घर चलता था। मुखिया जी किसी को भी देखना भी नहीं चाहते थे अपने आगे। उधर गांव वाले किशनलाल को बड़े इज्जत से बात किया करते थे। किशनलाल भी सब गांव वालों को मदद किया करता था। एक दिन लल्लन सिंह अपने नौकर के साथ में गांव की ओर जाने लगे। लगान वसूलने को सुंदरनगर की ओर चले जा रहे थे। भोला चाचा घर के बाहर खड़े होकर चाची से बातचीत कर रहे थे। तभी उनके पास गांव का मुखिया लल्लन सिंह आ गया लगान मांगने को। अरे भोला, मेरा लगान किधर है जो तूने अभी तक हमें नहीं दिया? मुखिया जी, अभी तो हमारे पास नहीं है आपको देने के लिए। कुछ दिन पहले ही हमने अपनी बेटी का विवाह किया हो, इसलिए मैं आपको लगान नहीं दे पाऊंगा इस बार। अरे भोला, जब तेरे पास लगान देने के लिए पैसे नहीं थे, तब तूने अपनी बेटी की शादी क्यों की? अब तू मार खा।
कल्लुआ जा भोला को मार मार के अधमरा कर दे। आगे से अब ऐसी गलती न करे। कल्लुआ जाने लगा भोला को मारने के लिए, पहुंचकर भोला को मारने लगा। सेठ जी, हमें छोड़ दो अब आगे से। ऐसा कभी नहीं होगा। हमें छोड़ दो सेठ जी, छोड़ दो। कल्लुआ मारे ही जा रहा था, तभी वहां पे किशनलाल कहीं से आ रहा था। कुछ ही समय में किशनलाल आ गया। मुखिया लल्लन सिंह को बोलने लगा। मुखिया जी, आप चाचा जी को क्यों मार रहे हैं? क्या कर दिए है जो आप इन्हें मारने को बोले हैं? अभी तक इसने हमारे लगान के पैसे नहीं दिए हैं, इसलिए ये मार खा रहा है। वैसे तुम हो कौन जो तुम इतने चिंता हो रहे हो इनके लिए? मुखिया जी, मैं वो हूं जिसने आपको सारे गांव वालों से ज्यादा लगान दिए है और देता आ रहा हूं। इनके भी हम दे देते हैं ना पैसे, आप इनको छोड़ दो। पैसे तुम क्यों दोगे इनके पैसे? बहुत ज्यादा हो गया है क्या तुम्हारे पास? नहीं नहीं मुखिया जी, मैं चाचा जी को मार खाते नहीं देख सकता हूं, इसलिए मैं मदद कर रहा हूं। तुम मुझे क्या भिखारी समझते हो क्या, जो मैं तुझसे पैसे लूं? मैं चाहूं तो इनके सारे पैसे माफ कर सकता हूं। नहीं मुखिया जी, मैं तो बस चाचा जी की मदद कर रहा था। नहीं, तुम तो रहने दो, इनके सारे लगान माफ कर देता हूं। शुक्रिया मुखिया जी, आपने हमारे लगान माफ कर दिए। किशनलाल वहां से चला गया गांव की ओर। गांव की ओर जा ही रहा था तभी मुखिया और उसके साथी एक जगह पे खड़े होकर किशनलाल का इंतजार कर रहे थे। उसके आने का उनके सामने आ गया। तुझे पैसे का बहुत ज्यादा घमंड है क्या, जो हर किसी की मदद के लिए आगे आ जाता है? आइंदा ऐसा किया तो सोच लेना। अभी चला जा यहां से। किशनलाल सब कुछ समझ गया, बिना कुछ बोले वहां से चला गया। इसी में अपनी भलाई समझा। तभी कल्लुआ ने अपने मालिक को बोला। मालिक, आपने इसे ऐसे जाने क्यों दिए? इसे तो सबक सिखाना ही होगा। हर वक्त सबकी मदद करता रहता है। इसके पास तो बहुत धन और खेती है, इसलिए ये ऐसा है। ठीक है, मैं इसे दानवीर से भिखारी बनाकर छोड़ूंगा। अगली सुबह होते ही लल्लन सिंह अपने साथियों के साथ में मिलकर किशनलाल को मारने की योजना बना रहा था। किशनलाल को भी मालूम है लल्लन सिंह मुझे छोड़ेगा नहीं। मैं इस लल्लन सिंह से कैसे बचूं? सुबह से शाम हो गई, दोनों एक दूसरे के लिए योजना बनाने में लगे हुए थे। सुबह होते ही किशनलाल जंगल में जाकर एक पेड़ पे चढ़कर बैठ गया और कुछ जानवर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछा रखा था। उनमें कुछ फल भी थे। एक जगह पे बैठकर इंतजार कर रहा था। तभी वहां पे 3 हिरण आए साथ में। वो सब जाल में जाकर फंस गए। तुरंत ही नीचे उतरकर सबको पकड़ लिया, बैलगाड़ी में रख दिया, अपने दोस्त के साथ में घर की ओर जाने लगा। कुछ ही देर में घर पहुंचे। सबको घर के पीछे एक पिंजरे में कैद कर दिया कि भाग न पाए। दोपहर होते ही उधर लल्लन सिंह अपने साथी के साथ में किशनलाल के घर के लिए रवाना हो गए। उधर किशनलाल अपने माँ के साथ में बैठकर बातचीत कर रहा था। उनके साथ में एक हिरन भी था। तभी लल्लन सिंह और उनके साथी किशनलाल के घर के बाहर आकर खड़े हो गए। किशनलाल कहाँ हो? जरा बाहर तो आना, तुमसे कुछ काम है। किशनलाल अपनी माँ को सब कुछ अच्छे से समझा देता है। बाहर जाकर क्या बोलना है मुखिया जी को। फिर वो वहां से पीछे के दरवाजा से बाहर निकलकर गांव की ओर चला जाता है। तभी किशन की माँ घर में से निकलकर बाहर को आई। मुखिया जी, इस गरीब के घर कैसे आना हुआ आज? हम तो किशन से मिलने को आए थे। कहाँ है जो अभी तक नहीं आया बाहर? मुखिया जी, वो तो खेत में गया हुआ है काम करने के लिए। हम तो वहीं से होकर आए हैं, हमें तो वो कहीं भी नहीं दिखाई दिया। लगता है आपने अच्छे से नहीं देखा है। वो एक कोने में होगा वहीं पे। ठीक है, हम वहीं पे वापस से जाते हैं और अच्छे से ढूंढेंगे किशन को। सब लोग वहां से चल पड़े किशन को ढूंढने के लिए। कुछ ही समय में सब लोग खेत के पास पहुंच गए। तभी लल्लन को दूर से किशन दिखाई दिया। एक पेड़ के पास बैठा हुआ था। एक जगह पे बैठकर आराम कर रहा था और उसके साथ में एक हिरन भी था जो पिंजरे में कैद था। किशन के पास पहुंच गए। अरे किशन, तू यहाँ पे बैठा हुआ है, मैं तुझे कहाँ नहीं ढूंढा हूँ। और एक तू है कि पेड़ के कोने में बैठा हुआ है, वो भी अकेले। मुखिया जी, आप हमारे
घर चले गए होते तो कितना अच्छा होता। हमने माँ को बोले थे, हम खेत में जा रहे हैं, और हम अकेले कहाँ, हमारे साथ में तो हमारा साथी हिरण भी तो है। अब से तू हमको लगान के तौर पे अब हमको और लगान देगा। तेरे पास तो जमीन भी ज्यादा है और पैदावार भी अच्छा होता है ना हर साल। मुखिया जी, हम आपको क्यों ज्यादा दे? वैसे भी हम आपको सबसे पहले दे देते हैं। हाँ, मुझे मालूम है, तेरे खेत में तो 500 मन गेहूं और 600 मन धान होता है। तू हमको बस 40 और 50 मन ही देते हो। अब से तुमको इसे ज्यादा देना होगा। मुखिया जी, आप तो एक चौथाई हिस्सा ही सबसे लेते हैं ना, फिर आपको और चाहिए हमसे। ठीक है मुखिया जी, अब हम आपको इसे ज्यादा दूंगा। फिलहाल आप सब हमारे साथ में घर चलिए। आप सबको आज हम दावत दे रहे हैं खाने के लिए। नहीं किशन, हम सबका पेट वैसे ही भरा हुआ है। तुम ज्यादा जोर दे रहे हो तो हम सब तुम्हारे घर जाने के लिए तैयार हैं। तभी किशन ने हिरण को पिंजरे में से बाहर निकाला और उसको बोलने लगा। हिरण, तुम जल्दी से जाओ, एक मुर्गी पकड़ के घर ले जाना, और माँ को बोल देना कि आज सबके लिए अच्छे अच्छे पकवान बना के रखे, हम सब थोड़ी देर में घर पहुंचते हैं। अरे किशन, ये हिरण तो भाग जाएगा। तुम इसे बाहर क्यों निकाल दिए हो? भाग जाने दो हिरण को, अच्छा ही तो होगा। जितना जल्दी घर पहुंचेगा, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। तभी हिरण वहां से भाग जाता है जल्दी से सबके सामने से। ये सब देखकर मुखिया जी को कुछ अजीब सा लगा, ये कैसे हो सकता है? ये एक हिरण जाकर बताएगा घर पे। किशन, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तुमने इसे पहले पिंजरे में कैद किए थे, अब उसे छोड़ भी दिए कहीं भाग गया तो? ऐसा क्या है इस हिरण में जो इतना खास है और सब कुछ समझ जाती है? मुखिया जी, ये हिरण कोई आम हिरण नहीं है। हमने इसे एक बाबा से वरदान में मांगा था, हम जो बोले ये सब कुछ कर सके, इसीलिए हमने इसे इस तरह रखा है, और अभी तक किसी को भी नहीं बोला हूं। ठीक है किशन, तुम्हारी हिरण तो बहुत समझदार है। अब चले घर की ओर। क्यों नहीं मुखिया जी, जब तक हम सब घर पहुंचेंगे तब तक तो माँ ने सब कुछ बना के रख दिया होगा। सब लोग किशन के घर के लिए रवाना हो गए। उधर किशन की माँ सब के लिए खाना बना के पहले से रख चुकी थीं। कुछ ही समय में सब लोग किशन के घर में पहुंच गए। सब लोग खाना खाने लगे। कुछ ही समय में सब लोग खाना खा लिए भर पेट। किशन, खाना खा के तो बहुत मजा आ गया। तुम्हारी माँ तो लाजवाब खाना बनाती है। मुखिया जी, हमारी माँ रोज इसी तरह बनाती है। किशन, मुझे एक चीज चाहिए, तुम वो चीज मुझे दे सकते हो क्या? जी मुखिया जी, बोलिए, आपको क्या चाहिए हमसे? हमें तुम्हारा वो हिरण चाहिए, हम उसको ले जाएंगे अपने घर। किशनलाल मन में सोचने लगा। मुखिया जी, मैं भी तो यही चाहता था। कब आप मुझसे मांगेंगे? अब आप हमारी जाल में फंस चुके हो। अब हम आपको बताएंगे चतुराई किसे कहते हैं। ठीक है मुखिया जी, आप उसे ले सकते हैं, लेकिन आपको हमको इसके बदले 3000 सोने के सिक्के देने होंगे। तब हम आपको वो हिरण दूंगा, और उसके बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। ठीक है किशन, हम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। और ये लो इसके बदले में पैसे जो तुमने बोले हो। मुखिया ने किशन को 3000 सोने के सिक्के दिए। किशन उसे ले लिया। अब हम अपने दोस्तों में रोब जमाएंगे इस हिरण की वजह से। फिर वहां से चला गया उस हिरण के पास जहां उसने 2 और हिरण रखा हुआ था। वहां से एक हिरण लेकर आया और मुखिया जी को दे दिया। ये लो मुखिया जी, आपकी हिरण। अब आप इसका ध्यान अच्छे से रखना। मुखिया जी और उनके साथी उस हिरण को लेकर जाने लगे। ये सब देखकर मन ही मन में किशन हंस रहा था। मुखिया जी तो सच में बेवकूफ है, जो हमारी बात मान गए वो भी इतनी आसानी से। कुछ ही समय में घर पहुंच गए। उसे एक कोने में रख दिए पिंजरे में, और घर के अंदर चले गए। अगले दिन मुखिया अपने हिरण को लेकर जंगल में घूमने निकल गए थे। उनके साथ में उसके 2 दोस्त भी थे। वो सब एक जगह खड़े होकर सब आपस में बातचीत कर रहे थे। अरे श्याम भाई, और बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे धंधे में? क्या बताऊं लल्लन भाई, इस साल तो एकदम खराब गया। एक भी चीज ढंग से नहीं बिकी, सारा माल वैसे का वैसे ही है। और तुम्हारा क्या चल रहा है गांव में? मेरा तो इस साल भी अच्छे से गया। सब लोग लगान दिए और कुछ लोग तो पैसे भी दिए। इसलिए मैं शहर नहीं गया धान और गेहूं बेचने को। और ये बताओ, कब से तुमने हिरण
पालने लगे हो अपने घर में। लल्लन भी कब से इंतजार कर रहा था कि कब श्याम इस हिरण के बारे में बोलेगा। अब इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा हमको इसके बारे में बताने को। श्याम कुछ ही दिन हुए हैं और ये तो काफी समझदार भी है। जो हम इसे कहते हैं ये सब बात मान लेता है जल्दी से। लल्लन, हम कुछ समझे नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? ठीक है श्याम, में तुमको दिखाता हूं ये हिरण क्या क्या कर सकता है। लल्लन उस हिरण के पास जाने लगा। वहां पहुंचकर पिंजरे में से बाहर निकाल दिया और उसे आदेश देने लगा। हिरण जाकर एक मुर्गा पकड़ के ले जाओ घर और मालकिन को बोल देना कि आज खाने में चिकन और पकवान बना दे। आज घर पे हमारे दोस्त आ रहे हैं, खाने के लिए तुम जल्दी से जाओ। ये सब श्याम एक कोने से सब देख रहा था। लल्लन क्या बोल रहा है इस हिरण से? तभी हिरण जल्दी जल्दी भाग गया जंगल की ओर। लल्लन को लगा ये हमारे घर गया है बोलने के लिए। उसे पता नहीं अभी उसके साथ में छल हो रहा है। लल्लन इससे बिल्कुल अनजान था। दोनों घर की ओर जाने लगे। कुछ ही समय में घर पहुंच गए। लल्लन की बीबी घर के बाहर खड़ी थी। उसके सामने लल्लन आकर खड़ा हो गया और उसे बोलने लगा। अरे सुमन, तुमने सब कुछ बना दी हो ना? क्या मैंने सब कुछ बना दी हूँ? तुम क्या बात कर रहे हो? मैंने तो हिरण को भेजा था तुम्हारे पास उसे बोल के चिकन और अच्छे अच्छे पकवान बनाने के लिए। वो अभी तक तुम्हारे पास नहीं आया क्या? अभी तक तो कोई भी हमारे पास नहीं आया है। और कैसे पकवान? अरे किशन, में तो तुझको नहीं छोड़ूंगा जिंदा। तूने मेरे साथ में बहुत गलत किया है। मुझे धोखा देकर अब तू कहाँ तक जाएगा? कौन सा धोखा और आपको किसने दे दिया? कल्लुआ, तू किधर मर गया रे? जल्दी आ मेरे पास। कल्लुआ जल्दी जल्दी लल्लन सिंह के पास गया। क्या हुआ मालिक? आप इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? अभी इसी वक्त तुम सब चलो हमारे साथ में उस किशन के घर। उसने हमारे साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। सब लोग लल्लन सिंह के साथ में जाने लगे। लल्लन सिंह काफी ज्यादा गुस्सा और चिढ़ सा गया हुआ था। आज तक किसी ने उसके साथ में ऐसा नहीं किया। इसलिए सबको लेकर किशन के घर के बाहर जा खड़ा हुआ और किशन को गुस्से से आवाज देने लगा। अरे किशन, तू बाहर आता है कि मैं आऊं अंदर? अंदर किशन बैठकर मुखिया जी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे भी मालूम था कि मुखिया लल्लन सिंह जी उसके घर जरूर आएंगे बोलने के लिए। इसलिए पहले से ही तैयार था उसे क्या बोलना है। उठकर बाहर की ओर जाने लगा। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। लल्लन सिंह तो गुस्से से किशन की ओर देख रहे थे। तभी उन्होंने बोले, तुझे मैं क्या पागल लग रहा हूँ जो तूने मुझे बेवकूफ बनाया वो हिरण बेचकर? चल ला मेरे पैसे। क्या हुआ मुखिया जी? मैं क्यों आपको पागल बनाऊंगा? मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ है जो मैं ऐसा कर सकूं आपके साथ में? कोई गलत फहमी हुई होगी किसी बात को लेकर। कोई गलत फहमी हुई है मुझे। तूने जो मुझे हिरण दिया था वो तो भाग गया। तूने तो बोला था ये सब कुछ बता देता है। मुखिया जी, मैंने आपके सामने उसे बोला था। उसने तो घर जाकर माँ को सब कुछ बोल दिया था ना। लगता है आपने कोई गलती की है, तभी वो भाग के आई ही हमारे पास। हमने ऐसी कौन से गलती कर दी जो भाग के यहाँ आया है? मुखिया जी, क्या आपने उसे खाना खिलाया कि नहीं अभी तक? हमने अब तक कुछ नहीं खिलाया हो। तुमने तो बताना ही भूल गए उसे खाना चाहिए। लगता है मैं जल्दी जल्दी में आपको बताना भूल गया। उसे खाना बहुत पसंद है, इसलिए आपकी बात नहीं मानी। ठीक है किशन, अब से मैं ध्यान रखूंगा इस बात का। मुखिया जी, आप यहीं रुकिए, मैं आपको लाकर देता हूँ। किशन वहां से चला गया। हिरण को लाने के लिए अब ये आखिरी हिरण बची हुई थी। मुखिया को लग रहा था कि सच में उसके घर आ गई होगी। कुछ समय में किशन आखिरी हिरण को लाया मुखिया के सामने। ये लो मुखिया जी, आपकी हिरण ले जाइए। मुखिया जी उस आखिरी हिरण को लेकर चले गए घर की ओर। कुछ ही देर में घर पहुंच गए। सुबह होते ही लल्लन सिंह अपने हिरण को उसे खाने को दिया। उसे भी देखते देखते वहां से भाग गया लंबी छलांग लगाकर। लल्लन सिंह कुछ कर भी नहीं पाया। कुछ समय बाद अपने नौकर को आवाज लगाई। कल्लुआ, तू कहाँ है? जल्दी आ मेरे पास। कल्लुआ जल्दी से दौड़ते हुए आया। क्या हुआ मालिक? आप क्यों चिल्ला रहे हो हमें? जाकर किशन को हमारे सामने लाओ। उसने हमारे साथ में फिर से धोखा किया है। तू जल्दी जा।
कल्लूआ जल्दी जल्दी जाने लगा। किशन के घर वहां पहुंचकर उसने देखा तो वहां पे कोई भी नहीं है। हर कमरे को अच्छे से तलाश लिया, उसे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसने आस पड़ोस से भी पूछा, उसके बारे में कोई भी नहीं बता पाया वो कहाँ गया हुआ है। चुपचाप वहां से चला गया मुखिया के पास। किशन और उसकी माँ गांव छोड़ के दूसरे गांव में चले गए। किसी को बताया भी नहीं, उस गांव में जाकर एक सुंदर लड़की से शादी कर लिया। मुखिया सिर पे हाथ रख के बैठ गया। किशन की वजह से उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। किशन अपनी माँ और बीबी के साथ में खुश रहने लगा।